नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट रिकवर हुआ तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिली, लेकिन आज फिर से स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आया है। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज स्टॉक में तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली। उसका रीज़न यह है कि रिपोर्ट्स का मानना है कि HUL MDH में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने वाले हैं। आपको पता ही होगा, जो स्पाइस मेकर है, मसाले की कंपनी है MDH, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नेशनल प्रेजेंस है MDH की। तो माना जा रहा है कि 10,000 से 15,000 करोड़ की ये डील हो सकती है। तो HUL को बड़ा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। जब भी ऐसे कोई एक्विजिशन देखने को मिले हैं तो जनरली 12 से 15 टाइम्स के वैल्यूएशन पे खरीदा जाता है। जितना एबिटा होता है उससे 12 से 15 टाइम्स का पेमेंट करते हैं। लेकिन ITC ने जब सनराइज फूड्स को खरीदा था 2150 करोड़ का पेमेंट किया था, 25 टाइम्स का पेमेंट किया था। उनका एबिटा 88 करोड़ का था, 25 टाइम्स का इन्होंने पेमेंट किया। तो इसी हिसाब से अगर हम MDH के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इनका एबिटा 507 करोड़ का है। तो इस हिसाब से 10 से 15,000 करोड़ के बीच की डील हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि HUL की एंट्री अगर इस स्पेस में होती है तो यहां पर डायनेमिक्स आपको चेंज होते हुए नजर आ सकते हैं और HUL का जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उससे MDH को ये प्रमोट कर सकते हैं और MDH आपको और भी ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ऑफ कोर्स HUL को बेनिफिट कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर एंड कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि यहां पर ज्यादा एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, लोकल जो कंपनीज हैं वो डोमिनेट करती भी नजर आती है। तो यहां पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो एग्जीक्यूशन रिस्क की वजह से जनरली ऐसा ही होता है, जब भी कोई एक्विजिशन की न्यूज आती है तो स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आता है। एग्जीक्यूशन रिस्क का मतलब क्या है? अगर आपने कोई प्लान बनाया कि भाई हम लोग MDH को खरीदेंगे, ये करेंगे, हमारे लिए इतनी इतनी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन जब हम वो एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब हम कोई भी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो एक बार के लिए तो कंपनी के जेब से पैसा जाने वाला है। अब वो सही डिसीजन होगा या फिर गलत डिसीजन होगा वो तो टाइम के साथ पता चलेगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन रिस्क आ जाता है। तो इन सब रीजंस की वजह से जनरली एक्विजिशन के टाइम पे स्टॉक्स में गिरावट ही देखने को मिलती है। तो HUL में भी वही होता हुआ नजर आता है। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.5% का रेवेन्यू है, होम केयर से 29.4%, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट से 27.8% और अदर सेगमेंट से 4.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 47.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, होम केयर से 24.7%, फूड और रिफ्रेशमेंट से 22.6% और अदर से 5.2%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 16% है, ROC 19% है। यहाँ पर क्लियरली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें 17% का मार्जिन है, ये FY21 का मार्जिन है, लेकिन कंटिन्यूसली मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीजन हमने कई बार डिस्कस किया है, इन्फ्लेशन की वजह से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से भी HUL में गिरावट हो रही है और पूरे FMCG पैक में गिरावट देखने को मिल रही है। ये रीजन तो चल ही रहा था और HUL स्पेसिफिक रीजन और एक आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि पूरे FMCG में फिलहाल क्या चल रहा है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो जिस प्रकार की कंपनी की साइज है उस हिसाब से डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3%, अदर DII 7.5%, FII 14%, रिटेल कैटेगरी 12%। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें स्ट्रांग नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 78% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आप लेवल्स देखिए, हायर साइड पे 80% का अपसाइड, मीडियम 35% का अपसाइड और लोअर साइड पे भी 16% का अपसाइड है। ये सारे टारगेट एक साल के लिए होते हैं।
तो जो थोड़े बहुत एनालिस्ट यहाँ पर बियरिश भी चल रहे थे उनके हिसाब से भी 2300 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन स्टॉक हमें 2000 के भी नीचे जाता हुआ नजर आया। तो ये क्लियर कट एग्जांपल है कि एनालिस्ट के रेटिंग को, एनालिस्ट के टारगेट को पत्थर की लकीर नहीं मानना है, एनालिसिस का एक हिस्सा रखना है, बाकी खुद का दिमाग यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। 4,93,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 56 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन अब हमें कम होता हुआ नजर आता है। एक तो 2-3 साल से टाइम करेक्शन चल रहा है, ऊपर से फिलहाल हमें 30-35% का प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला, तो वैल्यूएशन इसका जो 70 के आसपास का पहुंच चुका था वो हमें 56 पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2800 के लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक हमें 2000 के भी नीचे नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। यहां पर क्लियर कट पता चलता है कि ये बियरिश हो चुका है। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें नीचे नजर आता है, 200 डेज को क्रॉस ओवर कर चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन फिलहाल ये न्यूज आई तो स्टॉक में वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे हमें नजर आएगा कि फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 वीक के मूविंग एवरेज के भी नीचे आने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इंट्राडे बेसिस पे एक्चुअली आ चुका था, यहां पर गिरावट देखने को मिली थी, रिकवरी देखने को मिली, फिर से हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया है। 20 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है उसने 50 वीक्स को तो क्रॉस ओवर कर ही दिया था, 100 वीक्स को भी क्रॉस ओवर कर दिया है, तो काफी ज्यादा वीकनेस है। वीकली आरएसआई 32.32 है, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन भी एक्चुअली दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें 50 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर आ चुका है। जनरली ये स्टॉक अपने 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेता है। अब देख पाएंगे 2011 के बाद से करके अब तक हमें ये 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मंथली आरएसआई 40 के आसपास नजर आता है। रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि मंथली आरएसआई आपको 50 के नीचे आता हुआ नजर आए ब्लू चिप शेयर्स में। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत से इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ भी दिए हैं। अभी फिलहाल जो लेवल्स नजर आते हैं 2200 का लेवल नजर आता है जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहीं से आपको एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला था, रीटेस्ट भी किया था, पूरा रीटेस्ट भी नहीं किया था, थोड़े से ही आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है टेक्निकली हम इसे स्ट्रांग नहीं कह सकते। सपोर्ट के बारे में बात करें 1900 के आसपास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। 1850, 1900 ये सारे लेवल्स आप देख पाएंगे। यहां पर पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, जैसे ये लेवल टूटा यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर गया। क्रैश के टाइम पे भी ये नीचे तो गया था, लेकिन वीकली बेसिस पे क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास हुई थी, रिकवरी हुई, फिर यहां से आपको स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो इस हिसाब से 1900 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। तो चार्ट पर फिलहाल के लिए वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंपनी अच्छी है। फंडामेंटली अगर हम देखें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो पूरे एफएमसीजी सेक्टर के साथ चलती हुई नजर आती है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ये लोग ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा चुके हैं, प्रोडक्ट्स में ग्रामेज कट कर चुके हैं। जहां पर 10 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा था अभी वो प्रोडक्ट इन्होंने 8 ग्राम का कर दिया है, और प्राइस इसका 10 रुपए था तो 10 रुपए से 12 रुपए भी कर दिया है। तो सारी चीजों इन्होंने ट्राई कर ली है, फिर भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो पूरे एफएमसीजी सेक्टर में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, दूसरे स्टॉक में एंटर होना चाहिए। तो देखिए ये प्रॉब्लम्स आपको सेक्टर वाइज देखने को मिलती है, कई बार ये दूसरे सेक्टर के साथ भी आ जाती है। हर एक सेक्टर के साथ कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे, डर कर निकल जाएंगे, तो वो मेरे हिसाब से गलत रहेगा। अगर आपने पहले स्टॉप लॉस लेकर आप काम करने वाले लोग हैं तो वो अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी पे फोकस करना चाहिए, फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए और पैनिक में एग्जिट करने से बचना चाहिए। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, ग्रोथ भी हमें डिसेंट देखने को मिली है। जिस हिसाब से कंपनी का कारोबार है, जितना बड़ा कारोबार है, अच्छी ग्रोथ नजर आती है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं, डीआईआईज ने अपना स्टेक भी बढ़ा दिया है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, एफआईआई का स्टेक कम हो रहा है, मार्जिन्स कंटिन्यूअसली नीचे जा रहे हैं और ये एग्जीक्यूशन रिस्क हो जाता है। अभी एमडीएच को ये खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये अभी पता नहीं है, ये सब कुछ रिपोर्ट्स हैं भाई, ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं कि खरीद सकते हैं, लेकिन अगर खरीदते हैं तो एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा होता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें नजर आते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक है और मिड टर्म के लिए भी वीक है, अवॉइड करना चाहिए, क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप यहां पर फोकस कर सकते हैं। एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट करने की जगह पर आप यहां पर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।